हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये कक्षा 8 का प्रैक्टिस सेट 5 का पार्ट 2 जो कल रह गया था पहले सेशन में। प्रैक्टिस टेस्ट 5 का पार्ट 1 आपके पास पहुंच गया है, पार्ट 2 है। तो चलिए हम इन प्रश्नों को आपके सामने रखते हैं, उत्तर देने का प्रयास करना। निम्नलिखित प्रश्नों में सही पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाइए। तो चलिए भाई, पहला प्रश्न है, मृदा में बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका कणों का विभिन्न मात्राओं में आपसी संबंध मृदा गठन कहलाता है। तो प्रश्न नंबर 1 में सही है तो सही का निशान लगाएं और गलत है तो गलत का। मृदा में बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका कणों का विभिन्न मात्राओं में आपसी संबंध मृदा गठन कहलाता है। सही है या गलत, उत्तर देने का प्रयास करें भाई। प्रश्न नंबर 1, तो चलिए हम आपको बताते हैं। मृदा में बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका कणों का विभिन्न मात्राओं में आपसी संबंध मृदा गठन कहलाता है। ये सही है भाई। प्रश्न नंबर 1 सही है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 2, अच्छी गठन वाली मृदा में रंध्रों की संख्या बहुत कम होती है। अच्छी गठन वाली मृदा में रंध्रों की संख्या बहुत कम होती है। सही है या गलत, उत्तर देने का प्रयास करें भाई। अच्छी गठन वाली मृदा में रंध्रों की संख्या बहुत कम होती है। ये सही है या गलत, उत्तर देने का प्रयास करें भाई। प्रश्न नंबर 2, तो हम आपको बताते हैं। अच्छी गठन वाली मृदा में रंध्रों की संख्या बहुत कम नहीं, अधिक होती है भाई, अधिक होती है। यानी कि ये प्रश्न गलत है। प्रश्न नंबर 2 गलत है भाई, कम नहीं अधिक होती है। ये गलत है तो आप गलत का निशान लगाएंगे। प्रश्न नंबर 2 पे गलत। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 3, नहरों द्वारा अधिक सिंचाई करने से भूमि ऊसर नहीं होती। सही है या गलत, उत्तर देने का प्रयास करें। नहरों द्वारा अधिक सिंचाई करने से भूमि ऊसर नहीं होती, तो उत्तर देने का प्रयास करें। तो भाई हम इसका आपको उत्तर बताते हैं। नहरों द्वारा अधिक सिंचाई किया जाता है तो भूमि ऊसर बन जाती है। ये प्रश्न नंबर 3 गलत लिखा गया है, भूमि ऊसर बन जाती है। यहाँ पर लिखा है भूमि ऊसर नहीं बनती, तो ये ऑप्शन गलत है। ये प्रश्न गलत है, तो यहाँ पे हम गलत का निशान लगाए। प्रश्न नंबर 3, नहरों द्वारा अधिक सिंचाई करने से भूमि ऊसर नहीं होती, नहीं भाई ऊसर बन जाती है। ये प्रश्न गलत है, तो गलत का निशान लगाए हैं। प्रश्न नंबर 4, अम्लीय मृदा का pH 7.0 से बहुत कम होता है। प्रश्न नंबर 4 देख लें। अम्लीय मृदा का pH 7.0 से बहुत कम होता है, तो ये सही है या गलत। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर देने का प्रयास करें। ये वाक्य सही है या गलत, प्रश्न नंबर 4। तो भाई अम्लीय मृदा का pH 7.0 से बहुत कम होता है, ये सही लिखा गया है। यहाँ पे हम सही का निशान लगा देंगे। प्रश्न नंबर 4 सही है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। मक्का दलहनी चारा है। मक्का दलहनी चारा है, तो उत्तर बताने का प्रयास करें भाई। ये दलहनी चारा है या नहीं। अगर दलहनी चारा है तो सही का निशान लगाएं। अगर मक्का दलहनी चारा नहीं है तो गलत का निशान लगाएं। प्रश्न नंबर 5, तो हम आपको बता देते हैं मक्का दलहनी चारा नहीं है भाई, नहीं है, यानी कि ये गलत का निशान लगेगा। प्रश्न नंबर 5 पे गलत का निशान। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 6, पूर्ण हस्त दोहन
दूध दोहन की सर्वोत्तम विधि है, तो ये सही लिखा गया है या गलत? पूर्ण हस्त दोहन दूध दोहन की सर्वोत्तम विधि है या मशीन से दोहन की सर्वोत्तम विधि है, यह आपको पता होना चाहिए। तो प्रश्न नंबर 6 पूर्ण हस्त दोहन दूध दोहन की सर्वोत्तम विधि है। अगर सही है तो सही का निशान लगाए, गलत है तो गलत का। तो प्रश्न नंबर 6 पूर्ण हस्त दोहन दूध दोहन की सर्वोत्तम विधि है भाई, ये सही वाक्य लिखा गया है, सही का निशान लगाएंगे। अगले प्रश्न पे आ जाए। कल्टीवेटर का प्रयोग भूमि की तैयारी के यंत्र के रूप में किया जाता है। कल्टीवेटर का प्रयोग भूमि की तैयारी के यंत्र के रूप में किया जाता है, तो ये सही है या गलत? प्रश्न नंबर 7, चलिए भाई उत्तर बताएं। कल्टीवेटर का प्रयोग भूमि की तैयारी के यंत्र के रूप में किया जाता है, और यदि किया जाता है, सही वाक्य लिखा है तो सही, और गलत वाक्य लिखा है तो गलत का निशान लगाइए। प्रश्न नंबर 7, तो प्रश्न नंबर 7 सही लिखा गया है भाई। कल्टीवेटर का प्रयोग भूमि की तैयारी के यंत्र के रूप में किया जाता है, ये सही लिखा गया है, सही का निशान लग जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाए। प्रश्न नंबर 8 कल्टीवेटर में 3 से 5 फाल होते हैं। प्रश्न नंबर 8 कल्टीवेटर में 3 से 5 फाल होते हैं, सही लिखा गया है या गलत? कल्टीवेटर में 3 से 5 फाल होते हैं, और यदि होते हैं तो आप सही का निशान लगाएं, और नहीं तो गलत का। तो कल्टीवेटर में 3 से 5 फाल होते हैं भाई, होते हैं तो सही का निशान लगा दें, सही का निशान लगा दें। प्रश्न नंबर 8 पे सही का निशान लगेगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 9 प्रवाह विधि से आलू की सिंचाई की जाती है। तो प्रवाह विधि से आलू की सिंचाई की जाती है, तो सही का निशान, नहीं की जाती तो गलत का निशान लगाए। प्रवाह विधि से आलू की सिंचाई की जाती है, नहीं भाई, ये कुंड विधि से की जाती है, कुंड विधि से की जाती है। तो यानी कि ये वाक्य गलत लिखा गया है, प्रश्न गलत है, तो यहाँ पे गलत का निशान लगा देंगे। प्रश्न नंबर 9 गलत है भाई। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रवाह विधि से कम श्रम की आवश्यकता होती है। प्रवाह विधि से कम श्रम की आवश्यकता होती है, सही लिखा गया है या गलत? तो उत्तर देने का प्रयास करें भाई। प्रवाह विधि से कम श्रम की आवश्यकता होती है या अधिक श्रम की आवश्यकता होती है, ये गलत लिखा गया है या सही? तो प्रवाह विधि से भाई कम श्रम की आवश्यकता होती है, सही लिखा गया है, यहाँ पे सही का निशान लगा देंगे। प्रश्न नंबर 10 सही है भाई। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें आपको प्रश्न उत्तर करना है। तो जलवायु, प्रश्न नंबर 1 देख लें। प्रश्न नंबर 1 जलवायु किसे कहते हैं? जलवायु किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 1 का उत्तर दें भाई। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर दें, और सेशन के लास्ट में कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि आपकी कितने प्रश्न सही हैं। तो जलवायु किसे कहते हैं? जलवायु मौसम की दशाओं के औसत को कहते हैं। जलवायु मौसम की दशाओं के औसत को कहते हैं। प्रश्न नंबर 1 जलवायु किसे कहते हैं? मौसम की दशाओं के औसत को। चलिए प्रश्न नंबर 2 पे आ जाएं। जलवायु कारकों के क्रमबद्ध अध्ययन को क्या कहते हैं? जलवायु कारकों के क्रमबद्ध अध्ययन को क्या कहते हैं? तो भाई ये उत्तर देने का प्रयास करें। तो उत्तर भी एक शब्द में नहीं लिखना है। जैसे जलवायु किसे कहते हैं ये था, तो लिखेंगे आप
जलवायु मौसम की दशाओं के औसत को कहते हैं। ये प्रश्न नंबर 2 है, जलवायु कारकों के क्रमबद्ध अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आपको उत्तर लिखना होगा, जलवायु कारकों का क्रमबद्ध अध्ययन जलवायु विज्ञान कहलाता है। जलवायु विज्ञान कहलाता है, समझिए, जलवायु विज्ञान कहलाता है। तो जलवायु कारकों के क्रमबद्ध अध्ययन को क्या कहते हैं? जलवायु कारकों के क्रमबद्ध अध्ययन को जलवायु विज्ञान कहते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 3 पे आ जाएं। गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? तो भाई उत्तर बताएं। गाय के दूध का रंग पीला किसके कारण होता है? तो ये हम आपको बताते हैं, कैरोटीन के कारण होता है। कैरोटीन के कारण होता है। गाय के दूध का रंग पीला कैरोटीन के कारण होता है। तो आप उत्तर क्या लिखेंगे? उत्तर में लिखेंगे, गाय के दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। आपको इस प्रकार उत्तर देना रहेगा, गाय के दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 4, सरसों की सिंचाई किस विधि से की जाती है? सरसों की सिंचाई किस विधि से की जाती है? तो भाई उत्तर देने का प्रयास करें। सरसों की सिंचाई किस विधि से की जाती है? तो उत्तर दें भाई। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो सरसों की सिंचाई क्यारी विधि से, क्यारी विधि से की जाती है। सरसों की सिंचाई क्यारी विधि से की जाती है। तो आप उत्तर में क्या लिखेंगे? सरसों की सिंचाई क्यारी विधि से की जाती है, ऐसा आप उत्तर लिखेंगे। सरसों की सिंचाई क्यारी विधि से की जाती है। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर क्यारी विधि। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, ऊसर भूमि बनने का कारण क्या है? ऊसर भूमि बनने का कारण क्या है? किस कारण से भूमि ऊसर बन जाती है, ये आपको बताना है। तो चलिए भाई प्रश्न नंबर 5 का उत्तर दीजिए। ऊसर भूमि बनने का कारण क्या है? तो ये है क्षारीय उर्वरकों का अधिक मात्रा में उपयोग, अधिक मात्रा में उपयोग ऊसर भूमि बनने का कारण क्या है? तो ऊसर भूमि बनने का कारण क्षारीय उर्वरकों का अधिक मात्रा में उपयोग। तो आप उत्तर लिखेंगे, ऊसर भूमि बनने का कारण क्षारीय उर्वरकों का अधिक मात्रा में प्रयोग है भाई। प्रश्न नंबर 5 का उत्तर ऊसर भूमि बनने का कारण क्षारीय उर्वरकों का अधिक मात्रा में उपयोग करना है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 6, वायु दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? वायु दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो बताइए भाई, वायु दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये वायुदाबी यंत्र
वायु दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वायुदाबी यंत्र का। आप उत्तर कैसे लिखेंगे? प्रश्न नंबर 6, वायु दाब मापने के लिए वायुदाबी यंत्र का प्रयोग करते हैं। वायु दाब मापने के लिए वायुदाबी यंत्र का प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 6 में वायुदाबी यंत्र। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 7, मौसम के आधार पर फसलें कितने प्रकार की होती हैं? मौसम के आधार पर फसलें कितने प्रकार की होती हैं? तो चलिए भाई उत्तर बताने का प्रयास करें। मौसम के आधार पर फसलें कितने प्रकार की होती हैं? तो आपको उत्तर लिखना पड़ेगा। मौसम के आधार पर फसलें 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार। नंबर 1 लिखना। नंबर 1 रबी, नंबर 2 खरीफ, नंबर 3 जायद। ऐसा आप उत्तर लिखेंगे। जलवायु मौसम के आधार पर फसलें कितने प्रकार की होती हैं? तो आप उत्तर लिखेंगे मौसम के आधार पर फसलें 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 रबी, नंबर 2 खरीफ, नंबर 3 जायद की फसलें। चलिए प्रश्न नंबर 7 का उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 8 पे आ जाएं। जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं भाई? चलिए उत्तर बताने का प्रयास करें। जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? तो आप उत्तर कैसे लिखेंगे? जलवायु को प्रभावित करने वाले 3 कारक हैं भाई। 3 कारक हैं, ऐसा लिखेंगे। नंबर 1 नंबर डालेंगे। नंबर 1 तापमान। तापमान। नंबर 2 वर्षा। नंबर 2 वर्षा। नंबर 3 पवन। आप उत्तर कैसे लिखेंगे? जलवायु को प्रभावित करने वाले 3 कारक हैं। नंबर 1 तापमान, नंबर 2 वर्षा, नंबर 3 पवन। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर इस तरह आपको लिखना रहेगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। प्रश्न नंबर 9, बाग लगाने के लिए सबसे अच्छी भूमि कौन सी होती है? बाग लगाने के लिए सबसे अच्छी भूमि कौन सी होती है? तो कौन सी भूमि होती है भाई? ये होती है दोमट भूमि। दोमट भूमि। तो आप उत्तर कैसे लिखेंगे? बाग लगाने के लिए सबसे अच्छी भूमि दोमट भूमि होती है। उत्तर में लिखेंगे। एक शब्द में उत्तर नहीं देना है। एक शब्द में उत्तर नहीं याद करना है। उत्तर देना है बाग लगाने के लिए सबसे अच्छी भूमि दोमट भूमि होती है। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर हो गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, गन्ने की फसल के लिए उपयुक्त भूमि कौन सी होती है? तो गन्ने की फसल किस भूमि में अच्छी पैदावार होती है? गन्ने की फसल की पैदावार किस भूमि में अच्छी हो रही है, ये आपको बताना है। तो गन्ने की फसल के लिए उपयुक्त भूमि दोमट भूमि होती है। दोमट भूमि होती है। तो आप उत्तर कैसे लिखेंगे? गन्ने की फसल के लिए उपयुक्त भूमि दोमट भूमि होती है। उत्तर कैसे लिखेंगे? गन्ने की फसल के लिए उपयुक्त भूमि दोमट भूमि होती है। कल इससे संबंधित सेशन का 5वां सेशन पार्ट 1 पढ़ गया था। ये 5वां सेशन का पार्ट 2 है। तो चलिए आप हम इसी लास्ट प्रश्न के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। इसका पार्ट 1 आपके पास पहले पहुंच गया और पार्ट 2 अभी आपके पास पहुंच रहा है। धन्यवाद।